हाय गाइस, माय नेम इज़ गौरव सेजवाल एंड यू वाचिंग मी फ्रॉम न्यूजीलैंड वेलिंगटन। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ है इट्स मधुकरण राउत, जिनका इस मधु के नाम से चैनल है। सो आई रियली वेलकम मधु भाई ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इन्होंने थोड़े दिन पहले में मेरा इंटरव्यू लिया था इनके चैनल पे। बट आपको पता है कि ये क्लैरिटी कॉर्नर का फोर्थ एपिसोड है एंड क्लैरिटी कॉर्नर विद गौरव सेजवाल में हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं एंड वी हैव अ रो एंड ब्लड टॉक विद देम। तो जो अनफिल्टर्ड जो टॉक्स होते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं, नो नॉनसेंस टॉक पे बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो मधु भाई का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। और आज भी मेरी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट मधु भाई बिल्कुल टाइम पे थे एज यूजुअल। आपको पता है कि दिस मैन इज हाईली एंड ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड हिमसेल्फ। आप इनकी वीडियोस से भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो, या फिर इनका इंस्टाग्राम देखो। बाय फेस ना आप इनसे मिले हो, प्रोबेबली मिले होंगे, लेकिन मैं कभी नहीं मिला। बट द थिंग इज ही इज ऑलवेज लाइक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो इनकी ये जो बात है ये मेरे को हमेशा से बड़ी अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच मधु भाई, आपने टाइम निकाला। थैंक यू गौरव भाई, और थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। यानी आपने तो स्टार्टिंग में ही रुला दिया। नहीं 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 भाई, यू रियली डिजर्व दिस थिंग। सो ये तो मैंने आपके बारे में खुद से ही बता दिया जो जो हम्म। मैं अपने दिल से सोचता हूँ। तो कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस। जो रियल वाला जो मधु है, जो रियल और रियल लाइफ में अलग है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, अबाउट द फैमिलीज एजुकेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, मेरा नाम मधु है एंड आई कम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, विच इज़ नॉट वेरी बिग सिटी। आपने शायद से सुने होंगे नागपुर के बारे में या नहीं, पता नहीं। बट इट इज़ लाइक सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एंड आई हैव completed my nursing from Wardha, which is another district in Maharashtra, which is smaller than Nagpur। और उसके बाद मैंने नर्सिंग करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का सोचा, बट यानी 2012 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया, और 2012 अगस्त में ही, क्योंकि मेरे ख्याल से फरवरी में मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया था जीएनएम, एंड अगस्त में मैंने पीवीबीएससी में एडमिशन लिया। बट सितंबर में मुझे नौकरी लग गई थी सरकारी, तो मुझे पीवीबीएससी छोड़ना पड़ा था। आफ्टर दैट आई वर्कड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, यानी सेम जहाँ पे मैं पैदा हुआ था उसी हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी लग गई। वहाँ 8 साल तक काम किया। लाइक 8 साल काम करने के बाद फिर मेरे यानी मन में आया कि नाउ आई शुड डू समथिंग एल्स, क्योंकि मैंने नर्सिंग भी इसीलिए किया था कि मैं अब्रॉड मूव हूँ। क्योंकि नर्सिंग करने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है करके इसका आइडिया नहीं था मेरे को, और उसका यानी क्रेज भी नहीं था। बट the main reason of doing nursing was going abroad to do job, because मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग भी अब्रॉड में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे थे, उनके रिलेटिव्स भी अब्रॉड में थे, तो इट वाज लाइक क्वाइट इम्प्रेसिव फॉर मी, सो दैट वाज द रीजन आई हैव डन नर्सिंग। एंड फिर सरकारी नौकरी मिली, तो यानी अपन एक कंफर्ट जोन में आ जाते, तो उसके बाद अपन भूल जाते कि व्हाई वी हैड चूजन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो फिर उसके बाद यानी घर गृहस्थी में बिजी हो गए, घर भर इंडिया में ले लिए, फिर वो किस्त एक बार शुरू होने लग जाती है, तो फिर और भी हम काम पे ऊपर नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर यानी कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई शुड बी, बिकॉज क्योंकि मैंने यानी मैं फर्दर एजुकेशन करना चाहता था वहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था उन लोगों, और मैंने काफ़ी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स भी पास किया फर्दर एजुकेशन के लिए, बट दे हैड नेवर सपोर्टेड मी। सो आई चोज टू मूव टू यूके, बिकॉज यूके में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मैं उस स्टेज पे था लाइफ में कि यानी मुझे आई हैड लाइक वेरी गुड जॉब, जिसको छोड़ के जाने के लिए मुझे पैसा देने की इच्छा नहीं थी। क्योंकि यूके में अगर आपको आना है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना था उस समय, स्पेशली आपको आईएलटीएस या ओईटी पास करके बाकी सारी प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर या आपकी एजेंसी कराती थी। तो दिस वाज यानी वो भी एक अट्रैक्शन का कारण था। दैट्स व्हाई आई चोज यूके, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाने का सोचता था, तो वहाँ उस समय यानी एक तो जीएनएम को वो लोग लेते नहीं है डायरेक्टली, है ना, और पैसा भी बहुत खर्च होता था, और उतना इन्फॉर्मेशन था नहीं इंटरनेट पे भी। तो मेरे कुछ कलीग्स जो सेम हॉस्पिटल में काम करते थे,
वो लोग भी यूके आए थे और उनसे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं फिर मेरा जर्नी स्टार्ट किया और सितंबर 2021 में मैं यूके में आया एज अ रजिस्टर्ड नर्स। और उसके बाद काफ़ी यानी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक मुझे आया, क्योंकि जिस रीज़न से मैंने जो मेरा गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था वो रीज़न यहाँ पे मुझे देखने मिला, क्योंकि प्रोग्रेशन स्पेशली मेरा एक वन ऑफ द मेजर रीज़न टू मूव टू द यूके एंड टू लीव गवर्नमेंट जॉब वाज प्रोग्रेशन एज वेल, क्योंकि मैं करियर में प्रोग्रेस होना चाहता था। एंड आई प्रोग्रेस्ड हियर एज वेल इन less than 3 years. I got 3 band 6 jobs here in UK, and yeah, I'm very happy here. ओके। तो भाई मधु भाई ने बिल्कुल बिना इनको तो क्वेश्चंस का पता भी नहीं था। मेरे जो अगले दो क्वेश्चन थे वो यही थे कि व्हाई यू चूज यूके एंड व्हाई यू लेफ्ट इंडिया, तो उसका रीज़न क्या था वो ऑलरेडी इन्होंने बता ही दिया हमें। तो अब इनका जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपोजर है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब थे और यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि Yes. क्या डिफरेंस लगा आपको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने में और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने में? डिफरेंस ये है कि यानी आपको जो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती है इंडिया में, वो बहुत अच्छी सैलरी है यानी इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, आप फैमिली के साथ रहते हो। और मेरा तो सीन ऐसा था कि मैं जिस सिटी में रहता था उसी सिटी में मेरे को जॉब थी, तो वो यानी बहुत अच्छा एक बेनिफिट माना जा सकता है। बट अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब में आपको कैसा, एक बार आपको यानी समझिए अभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको जॉब लग गई, फिर उसके ऊपर जाने के लिए यानी प्रमोशन काफ़ी लेट आता है, या तो फिर एग्जाम्स भी यानी बहुत कम कंडक्ट की जाती है। फॉर यानी जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे इंचार्ज बनने के लिए आपको कम से कम 30 साल वेट करना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है अपने इंडिया में जो प्रमोशन है, एक तो कास्ट बेसिस पे है और दूसरी चीज़ है कि आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। तो यानी वहाँ पे मेरे सामने भी इतने सीनियर्स थे जो ऑलरेडी वेट कर रहे थे, और वो छोटी सी यानी छोटे से प्रमोशन के लिए, इंचार्ज के प्रमोशन के लिए आपको 20-20 30-30 साल वेट करना पड़ता है। और मैंने सिर्फ जीएनएम ही किया था, मैं फर्दर एजुकेशन करना चाहता था, उसकी भी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दी गई। और यहाँ पे मैंने जो फ़र्क देखा कि यहाँ की जो सैलरी है वो वैसा यूके की सैलरी, जो नर्सेस की सैलरी है वो यहाँ के एक्सपेंसेस के हिसाब से उतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करना पड़ेगा आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। बट यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है प्रोग्रेशन का, फर्दर एजुकेशन का, और जो बच्चों के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। बट मुझे लगता है कि इंडिया का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है अगर आपके पास पैसा है तो। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो इंडिया में भी आपको परेशान होना ही है। बट आपके पास अगर पैसा है तो इंडिया का हेल्थ केयर मुझे लगता है यूके से बेहतर है। और फ़र्क काम में ये दिखता है कि इंडिया में काफ़ी यानी आपको आपने देखे होंगे इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के ऊपर बातें चल रही है हर जगह। और रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली यानी कम है। और लेकिन वो भी अपने ऊपर है, अपने को कैसे रिस्पेक्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ पे यानी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि न्यूजीलैंड में भी यहाँ पे नर्सेस का ही रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट है। हर इंसान को इंसान के नज़र से देखा जाता है। जी। तो हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे अंडर में काम करते थे इंडिया में, जैसे मामा मौसी हम लोग अपने इंडिया में बोलते थे हमारे अंडर जो काम करते थे अटेंडेंट्स को। तो उनके साथ अब अगर अपना बिहेवियर देखेंगे तो हम भी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते उनके साथ ना। तो अपने यहाँ पे हायरार्की वाला मतलब क्लासिज्म वाला सिस्टम है इंडिया में, तो वो चेंज होने के लिए समय लगेगा। और यही फर्क मैंने देखा बोथ इन इंडिया एंड इन यूके। आर यू सेटिस्फाइड नाउ? हाँ हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट सेटिस्फाइड मतलब आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत मेरे प्लान्स बहुत चेंज होते रहते हैं, तो मुझे नहीं पता आज मैं यूके में हूँ कल कहाँ रहूँगा। ओके। ये भाई हिंट दे रहे हैं आगे के फ्यूचर प्लान्स की। अभी मैं उन पे ही आता हूँ। तो लाइक यू आर सेइंग कि आज यूके में हो, कल को अगर लाइफ में कुछ पता नहीं कि कहाँ पे जाना पड़ जाए, किसी और कंट्री में मूव हम्म। हो जाऊँ, तो व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स? लाइक आप फर्दर स्टडी के बारे में तो आपने हमें बताया, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर में यानी फिलहाल तो मैं किसी और कंट्री के बारे में नहीं सोच रहा, मतलब मैं यूके में ही यानी अगर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं यूके छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि दिस वाज द रीज़न आई लेफ्ट इंडिया। अगर मैं किसी और कंट्री में मूव होता हूँ तो मुझे यानी बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग यानी रजिस्टर्ड नर्स से स्टार्ट करना फिर पड़ेगा, फिर वहाँ प्रूव करना पड़ेगा खुद को, और फिर
आगे प्रोग्रेस होना पड़ेगा। बट यहाँ पे अभी यानी काफ़ी कनेक्शंस बने हुए हैं, चाहे वो मेरे हॉस्पिटल में हो या एनएचएस में हो या गवर्नमेंट में हो, काफ़ी सारे कनेक्शंस बने हैं। तो आई वांट टू कीप दोज़ कनेक्शंस एंड आई वांट टू गो फर्दर। ओके। अ, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था रिस्पेक्ट के बारे में, तो मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बता देना चाहता हूँ। दिस इज पर्सन जो आपको कैमरे के सामने अभी दिखाई दे रहा है ना, इन्होंने ही सबसे पहले वो चीज़ कवर की थी। इन्होंने, इनका ही आइडिया था कि वो चीज़ें पब्लिक के सामने आए और लोगों को पता चले। इट्स ऑल अबाउट यू पीपल, चाहे इस वीडियो को नर्सेज देख रहे हो या फिर आप लोग देख रहे हो। तो इनका नज़रिया इस तरह का है कि हमेशा अपने चैनल के थ्रू पे और अपनी पोस्ट के थ्रू पे हमेशा लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने सबसे पहले उस चीज़ को टच किया। तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, आपने उस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई और लोगों को लिटरली अवेयर किया कि वहाँ पे काम करने का मतलब कैसा है। और मतलब नर्सेस शुड अवेयर अबाउट देयर रिस्पेक्ट एंड देयर स्टेटस, कि अगर चीज़ ठीक है तो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपको इस चीज़ के लिए मतलब किस चीज़ ने प्रेरित किया? मतलब मैं यानी थिएटर नर्स में काम किया, वहाँ थिएटर नर्स था यानी इंडिया में, वहाँ और यहाँ पे भी थिएटर नर्स हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि यानी बहुत ही यानी जो डॉक्टर्स स्पेशली सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत गंदा बिहेव करते हैं और वो कहीं न कहीं दिल में है वो चीज़ अभी भी। तो वो मुझे यानी बहुत प्रेरित करता है नर्सेस के लिए बोलने के लिए, और स्पेशली अगर आप प्राइवेट में काम करते हो तो आपके साथ बहुत-बहुत बुरा व्यवहार होता है। गवर्नमेंट में भी आपने देखे होंगे, आपके भी फैमिली में लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे ठीक है, यानी वहाँ नर्सेस कैन टॉक अबाउट लाइक देयर डिग्निटी एंड काफ़ी सारी यूनियंस हेल्प करती है, काफ़ी सारी चीज़ें। बट प्राइवेट में जो लोग काम करते हैं उनको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो मुझे कहीं न कहीं खटकता है हमेशा। यानी मैं यानी बहुत पैशनेट नर्स हूँ, ऐसा नहीं कि यानी मुझे नर्सिंग से पैसा मिल रहा है करके। मैं लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड माय ड्रीम वाज़ टू बिकम अ नर्स, तो मैं बहुत पैशनेट नर्स हूँ। ओके। ये तो हमें भाई आपकी वीडियोस के थ्रू और आपके अभी जो आप बता रहे हो उसके थ्रू में वैसे ही पता चल रहा है हाउ पैशनेट यू आर। और जिन लोगों को नहीं पता भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ही इज़ अ डेप्यूटी टीएल इन कार्डिफ हॉस्पिटल। तो हुँ, इस थैंक यू। पोजीशन के बारे में बताना चाहोगे भाई? लोग ये बोलते हैं कि यूके में आप बैंड 5 पे जाते हो और आपका जो स्केल है वो काफ़ी कम होता है। 2021 में ये माइग्रेट हो गए थे एंड अभी 2024 में ये वीडियो शूट हो रही है, तो 3 साल के अंदर इन्होंने बड़ी ही हायर पोजीशन पे जॉब सिक्योर कर लिया एंड ही स्टिल मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। तो इनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे भाई, सो दैट तो पीपल विल बी अवेयर और हुँ। उनके भी फ्यूचर गोल्स आपकी तरह बने। ओके, तो मैं मेरे को यानी इंडिया में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और इंडिया में यानी आप बोल सकते थे कि मैं सीनियर नर्स के समान काम करता था। बट इंडिया में प्रमोशन नहीं होता आपको, तो आप जो नर्स हो स्टाफ नर्स के ही रूप में या नर्सिंग ऑफिसर आप बोल सकते हो, वही रूप में काम करते। बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा इंडिया में कि हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल, और ड्यूटीज़ को भी यानी ड्यूटी कैसे एडजस्ट करना, क्योंकि इंचार्ज भी मेरी काफ़ी हेल्प लेती थी वहाँ पे भी। और यहाँ पे आने के बाद बिकॉज़ आई हैड ऑर्थोपेडिक एक्सपीरियंस बैक होम, यहाँ पे आने के बाद मुझे ऑप्थेल्मिक थिएटर में डाल दिए। तो जो ऑर्थोपेडिक्स के आप इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं कितने बड़े होते हैं, और ऑप्थेल्मिक के बहुत छोटे। बट मैंने यानी जो मेरे प्रैक्टिस एजुकेटर थे उसको बोला कि मैं ऑर्थो यानी मेरा ऑर्थो इज़ माय लव। आई लाइक मैंने उनको बोला कि मुझे ऑर्थो में ही जाना है। बट उन्होंने कहा कि एटलीस्ट गिव 2 मंथ्स इन दिस डिपार्टमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल चेक। फिर मैं 2 महीना काम किया, फिर मुझे पसंद आने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं ऑर्थो में जाता हूँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ करता हूँ कम काम करना पड़ेगा, लेकिन पे यहाँ पे है ना सबका सेम ही है। तो मुझे लगा कि क्यों बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। फिर यहाँ मैंने अच्छे से काम करना शुरू किया। टीम के साथ बहुत अच्छा यानी मेरा रैपो डेवलप हुआ, मैनेजर्स के साथ भी काफ़ी अच्छा रैपो डेवलप हुआ, और फिर उन्होंने देखा कि यानी जो टीम मैनेजमेंट स्किल्स और जो आईटी स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें यानी बाकी एज़ कम्पेयर्ड टू अदर स्टाफ आई हैड बेटर आईटी स्किल एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स। सो उन्होंने मुझे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू किया। फिर उसके बाद यानी जब मुझे 1.5 साल हो गए, वहाँ पे एक सेकंडमेंट पोस्ट निकली। सेकंडमेंट पोस्ट मतलब कुछ समय के लिए एक पोस्ट निकलती है। मतलब जैसा मैं सेकंडमेंट बैंड 6 था फर्स्ट टाइम, 1.5 साल ही हुआ था मुझे, तो 1.5 साल में बहुत ही कम लोगों को यानी यानी स्पेशली थिएटर्स में वगैरह बैंड 6 पोस्ट मिलती है। वो डेप्यूटी टीम लीड की पोस्ट थी। तो
डेढ़ साल में उन्होंने वो पोस्ट दिए, उसमें भी मैंने यानी बहुत यानी मेरे अंडर उन्होंने दो थिएटर्स दिए थे जहाँ पे मैं खुद इंचार्ज था, और मुझे वहाँ पूरा स्टॉक से लेके स्टाफ से लेके सारी चीज़ें मैनेज करना था, और मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। फिर बाद में सेकंडमेंट खत्म हो गया 1 साल का, तो मुझे बैंड 5 पे आना पड़ा। ये चीज़ पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगी शायद। फिर उसके बाद मैंने दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई किया स्पेशलिस्ट नर्स के लिए, ऑप्थेल्मिक स्पेशलिस्ट नर्स के लिए, और वहाँ पे भी मुझे जॉब मिल गया। लेकिन मेरे जब क्योंकि हम जब भी किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो हॉस्पिटल वालों को ईमेल जाता है कि ये बंदा काम करता था, यानी रेफरेंस जाता है। तो हॉस्पिटल में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब कि इसने दूसरी जगह अप्लाई किया है, इसको जॉब भी मिल गया। तो वो लोग यानी बहुत परेशान हो गए। फिर पूरी यानी हायर अथॉरिटी तक वो लोग जाके उन्होंने नई पोस्ट क्रिएट करके वगैरह सारी चीज़ें मुझे जाने नहीं दिए। फिर उन्होंने बोले कि यू हैव टू स्टे हियर। फिर मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। तो अभी मैंने बीच में इंस्टाग्राम पे डाला था स्पेशलिस्ट नर्स पोस्ट के लिए, बट मैं नहीं जा रहा हूँ उस पोस्ट के लिए, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल ने नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद भी अभी मैं मेरे जॉब के अलावा, आपको पता है कि अपनी ओईटी क्लासेस भी है, इंस्टाग्राम पे भी काम है, और यूट्यूब पे भी यानी करता हूँ। और उसके अलावा भी हमने अभी यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इंटरनेशनल एजुकेटेड नर्सेस के लिए डेवलप की, उसके बारे में मैंने पोस्ट डाला था। उसमें जो भी यानी इंटरनेशनल नर्सेस हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उनको डेवलप कैसे करना है, प्रोग्रेशन के लिए कैसे हेल्प करना है, उसके लिए हमने कम्युनिटी बनाया है। तो उसमें उसके यानी बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ, और इट इज़ हेल्पिंग मी टू ग्रो फर्दर। और अगर आप भी यानी अगर आपका बैंड 5 का काम है, अगर आप यूके में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बैंड 5 हो, आपका रजिस्टर्ड नर्स का काम है, बट आपको आपके जो भी स्किल्स है यहाँ पे दिखाना होता है। यू हैव टू एडवर्टाइज योर सेल्फ, यू हैव टू सेल योर सेल्फ हियर। अगर जब तक आप अपनी चीज़ें बताओगे नहीं बाहर आके लोगों को, यानी बताओगे नहीं जैसे आपके मैनेजर से उनको दिखाओगे नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो, तब तक यहाँ पे आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आपको रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर जब तक शांत बैठे रहोगे यहाँ आप, यानी जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। यहाँ प्रोग्रेशन के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको आपकी स्किल्स दिखाना पड़ेगा, आपको यानी फर्दर एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब यानी एक एक साल भी हुआ, 1 साल हुआ था तब, यानी एक इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेस के लिए एक लीडरशिप प्रोग्राम था। उसमें मैंने खुद को एनरोल किया। वो प्रोग्राम ने भी मुझे यानी लीडरशिप के लिए हेल्प किया और प्रोग्रेशन के लिए हेल्प किया। फिर आप उसके बाद अभी मेरे हॉस्पिटल ने मुझे लीडरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल कराया है। तो फर्दर एजुकेशन के अलावा आप अगर खुद को डेवलप करते हो और खुद को सेल करते हो, तो इट कैन हेल्प यू फॉर योर प्रोग्रेशन। थैंक यू सो मच भाई इस चीज़ के बारे में हमें बताने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है भाई कि एक साथ इतने सारे टास्क कर रहे हो तो क्या हमें वो जो नॉर्मल ड्यूटी है वो भी करनी पड़ती है? हाँ, नॉर्मल ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन अभी अभी हमारी यानी मैं वेल्स में रहता हूँ। वेल्स गवर्नमेंट एक ऐप बना रही है नर्सेस के लिए, जो इंटर अभी यानी वेल्स का रिक्रूटमेंट हुआ तो नर्सेस के लिए ऐप बना रही है। तो उसमें मुझे बहुत सारे चीज़ें ऐड करने बोले हैं गवर्नमेंट ने। तो उसके लिए मैंने यानी अलग से टाइम ऑफ मांगा हूँ मेरे मैनेजर से, क्योंकि मैं बोला कि दिस इज़ हॉस्पिटल वर्क। सो उसके लिए मैंने टाइम ऑफ मांगा, लेकिन अभी तक मैंने जो भी काम किया अपने डे ऑफ के दिन किया, या तो काम होने के बाद किया। ओके, हम्म। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप वहाँ पे इंडिया से जाके इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे और इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए, तो भी कोई छोटी बात नहीं है। एंड आई हैव सीन योर इंटरव्यू विद एमिली एंड लोरा, ये और उसमें हाँ तो इन्होंने, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इन्होंने इंटरनेशनल रिक्रूटर्स को, जो कि डेवन ट्रस्ट के थे आई थिंक, इज इट वो सो, डेवन यानी वो ट्रस्ट है, प्लस दे आर रिक्रूटिंग लाइक ऑल ओवर द यूके। active and for you people, he have clarified all the questions जो आप लोगों के मन में आते हैं। I salute you for this because थैंक यू। आप जितने एफर्ट्स इंटरनेशनल नर्सेज के लिए लगा रहे हो, शायद ही कोई अभी तक इस मुकाम तक पहुंच पाया है। सो यू आर रियली डूइंग गुड। अभी मैं अगर रिक्रूटमेंट की बात करूं तो इन द इंटरव्यू दे टोल्ड लाइक सितंबर तक, और वी कैन से कि Q3 में, अभी ये वीडियो शूट हो रही है तो भाई यूके का इलेक्शन भी हो चुका है, क्योंकि बोल रहे यस। थे कि इलेक्शन के बाद अभी स्टार्ट होगा।
तो जो पहले वाला प्राइम मिनिस्टर था आई थिंक ऋषि सुनक को हटा के यूके गोट अ न्यू पीएम एंड हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे भाई कि इससे जो एनएचएस की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि यानी इंटरनेशनल रिक्रू यानी कल ही हमारे जो यानी रिसोर्स मैनेजर हैं हमारे हॉस्पिटल की, उससे मैंने बात किया तो वो बोले कि विदाउट इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट स्पेशली एनएचएस इंग्लैंड कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि एनएचएस इंग्लैंड में मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया कि अराउंड 40,000 वैकेंसीज है एनएचएस इंग्लैंड में। वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की बात अलग है। तो उनको यानी वहाँ के जो हॉस्पिटल होंगे वहाँ की बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी, वहाँ पे नर्सेस ही नहीं होंगे इतना, यानी जब वैकेंसी है तो। और ये लोग अगर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेस को रिक्रूट नहीं करेंगे तो एनएचएस कैन लाइक कोलैप्स, वो काम ही नहीं कर सकता बिना इंटरनेशनल नर्सेस के। सो उनको डेफिनेटली कोई भी हालत में, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट होती थी या ये गवर्नमेंट है, उनको एनएचएस रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा। स्पेशली मेरे हिसाब से मुझे अभी क्या लग रहा है कि जो ऋषि सुनक है वो दिखाना चाहता था गवर्नमेंट को, दूसरे दूसरे जो पार्टीज को है, कि मैं लीगल लीगल इमिग्रेशन भी कम कर रहा हूँ। तो उसके कारण ना उसने किसी को स्पॉन्सर लेटर दिया, ना वीजा दिया, ना रिक्रूटमेंट कराया, क्योंकि नर्सेस ही काफी ज्यादा मात्रा में आ रही थी। तो नंबर्स कम दिखाने के लिए मेरे ख्याल से उसने सब ये प्लान किया था, बट आई थिंक स्लोली ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर द रियल इंसाइट। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है इट इज़ वेरी क्रूशियल। जो अभी अपकमिंग नर्सेज यूके में आने वाली है या फिर जिनके सपने हैं कि बाहर जाके काम करें, तो यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब फॉर दोज थैंक यू। पीपल। Yeah. My next question will be, what about your goals? कि मुझे पता है कि आपने बीतल ओवरसीज के नाम से आपका ओईटी का सेंटर है, वहाँ पे भी आप टाइम दे रहे हो, और अभी आपने बताया दैट यू आर एक्टिवली डूइंग ऑल दीज थिंग्स जिन कि चाहे वो हॉस्पिटल में कोई सीनियर जॉब की बात करूँ या फिर मैं इस ऐप की बात करूँ, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो आपने धमाल ही मचा रखा है। तो कुड यू प्लीज टेल मी करियर की साइड से ना देख के जो पर्सनल ग्रोथ है उसको कैसे मेजर कर पा रहे हो? तो यानी पर्सनल ग्रोथ के बारे में आपने यानी देखा होगा, मेरी लाइफस्टाइल बहुत नॉर्मल है, मैं बहुत बहुत सादा एक ही कपड़ा पहनता हूँ रोज, और 3 साल से यानी एक ही जूता पहन रहा हूँ। तो मेरा यानी फाइनेंशियल के ऊपर यानी पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि यानी एक यानी बेचलर कोर्सेज भी बनाने के पीछे रीज़न ये था कि सबसे कम खर्चों में यानी इस लेवल की कोचिंग लोगों को प्रोवाइड करना है कि लोग यानी हर हर इंसान वो चीज़ अफोर्ड कर सके। और यानी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यानी ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, वो भी, उनसे भी आप यानी रिव्यू ले सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे गेट देयर। वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसा मैनेज कर रहे हैं इतने कम पैसों में। तो मैं पैसों के लिए काम नहीं करता सबसे पहले तो। और दूसरा पर्सनल ग्रोथ में यही है कि बस फैमिली सही रहे और अपन सह रहे। बाकी मेरे यानी बहुत पर्सनल गोल्स कुछ नहीं है, बस प्रोफेशनल ग्रोथ और यही है। अगर फैमिली की बात करूं तो भाई आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि जो मधु भाई की जो वाइफ है शी इज़ आल्सो अ नर्स एंड ही हैव अ किड टू। तो आप फैमिली भी मैनेज कर रहे हो, तो कैसा लगता है कि घर में दो नर्सेज है? एंड ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली है ठीक हम्म। है। तो ये क्वेश्चन मैं मतलब पर्सनली आपसे राय लेना चाहता हूँ कि आई एम सिंगल एट द मोमेंट ओवर हियर इन न्यूजीलैंड। तो जिस घर में दो नर्सेज होती हैं एंड यू आर वर्किंग अब्रोड, तो कैसे मैनेज कर पाते हो ड्यूटीज एंड फैमिली टाइम एंड नो, आपने तो बहुत ही चीज़ों में हाथ पैर डाल रखे हैं, तो कैसे मैनेज करते हो भाई? मेरा जॉब जो है 4 डेज अ वीक है, 8 to 6 मेरा जॉब रहता है हर रोज़। तो और मेरी जो वाइफ है उसका जॉब रहता है, नाइट शिफ्ट रहता है मोस्टली, और वो वीकेंड में काम करती है। तो मैं यानी हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड फ्री रखे, ताकि यानी मैं सैटरडे संडे मेरे ऑफ रहता है, बट मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करता आजकल, बहुत कम कर दिया वो एक्स्ट्रा शिफ्ट। बहुत ही यानी किसी को बहुत यानी जैसा मैं यानी एक्स्ट्रा शिफ्ट करता हूँ तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहती। अगर उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यानी हो रहा ही नहीं उनका मैनेज, तो ही मैं जाता हूँ वहाँ पे। अदरवाइज आई ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग ऑन वीकेंड, आई ट्राई टू कीप माई वीकेंड फ्री सो आई कैन स्पेंड टाइम विद देम, बिकॉज हफ्ता भर मैं बहुत बिजी रहता है, आई कैन नॉट स्पेंड टाइम विद देम। अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, वो भी हम्म। पूछ लेता हूँ कि आप भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको भी बता दूं, इनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब पे थी। तो ये जो इज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? पहले तो ये बताओ। मिक्स बोल सकते हैं आप।
मिक्स सेम ही कैसे हॉस्पिटल होती है भाई? सेम ही हॉस्पिटल में थे तो किसी ने यानी मिलाया, ओके। यानी तो सेम फिर क्रिश्चियन क्रिश्चियन थे तो यानी उन्होंने किसी ने मिलाया और फिर फैमिली से बात ओके। करके हम आगे बढ़े। ओके। एंड जो बाहर जाने का, जो आगे बढ़ने का जो वो था, सब इंसानों की लाइफ में, लाइक हम सबके लाइफ में कोई ना कोई इंस्पायरिंग पर्सन होता है। हम्म। वो इज द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन इन योर लाइफ? मेरी मम्मी मेरे को बहुत इंस्पायर करती है बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। सुबह से यानी 5 बजे के पहले से उठती है एंड शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। And because of God's grace and her prayer and her hard work, I'm here. स्पेशली अब्रॉड के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था मेरा यानी नर्सिंग करने का रीज़न ही था कि मैं अब्रॉड में हूँ। तो मेरा एक दोस्त है डैनियल करके, वो अभी यूएस में है, वो भी रजिस्टर्ड नर्स है यूएस में। और हम बचपन से यानी कम से कम हम जब 10 साल से भी छोटे थे तब से एक साथ बड़े हुए। और जब तक यानी वो यूएस नहीं गया, मैं यूके नहीं आया, तब तक हम साथ में ही रहते थे, ऑलमोस्ट एक साथ ही रहते थे। तो उसकी जो बुआ है, वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है यूके यूएस में। वो खुद नर्स बन के गए, जीएनएम नर्स थे, वो नर्स बन के गए। वहाँ पे उन्होंने 2 बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश किए। मतलब यहाँ पे जैसा आपके यहाँ पे शायद केयर होम है या कुछ एज के एज के एज केयर है, तो वैसे उन्होंने 2-3 एज केयर ओपन किए हैं। एंड उनका यानी जो उन्होंने जो प्रोग्रेस की अपने लाइफ में, वो देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि अ, उन्होंने अपने खुद सारी चीज़ें एस्टेब्लिश किए। और जो लाइफ अभी वो जी रहा है वो बहुत यानी इम्प्रेसिव है। तो आई थिंक ही एंड हिज फैमिली इज इंस्पिरेशन टू मी, बिकॉज उनकी मम्मी भी WCL में नर्स थी। हमारे यहाँ पे कोल फील्ड लिमिटेड होता है, वहाँ पे नर्स थी। और उनके उनके फैमिली से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अब मेरे जैसे बैचलर्स के लिए क्या सजेशन है आपका, कि शादी करके माइग्रेट हो या पहले ही माइग्रेट हो? पहले ही माइग्रेट होना बेस्ट है, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। ओके। और लेकिन हाँ, शादी के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज वही एक इंसान है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। मम्मी पापा के बाद आपके साथ आपकी पार्टनर ही रहेंगे। तो बहुत बहुत सोच समझ के आपको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज वन मिस्टेक कैन रूइन योर लाइफ। या ओके। एंड लोनलीनेस तो कभी फील नहीं होती होगी, बिकॉज योर वाइफ इज विद ऑलवेज विद यू। हाँ हाँ, और वो लोग तो यानी लास्ट ईयर है, उसके पहले मैं 1.5 साल करीब करीब अकेला ही था। तो ओके। इसमें भी यानी मुझे लोनलीनेस फील नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आई वाज बिजी। और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ों में, तब अलग चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। तब यानी मंडे टू फ्राइडे जॉब था, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करता था तब। और फिर संडे के दिन मैं काम नहीं करता कभी भी, क्योंकि चर्च जाता हूँ। और संडे के दिन वहाँ पे भी, जहाँ पे मैं यानी चर्च जहाँ जाता हूँ, वहाँ पे भी सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक चर्च में ही रहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे जो साउंड अरेंजमेंट जो होता है ना, म्यूजिक यानी वहाँ पे उन्होंने रोल दिए थे साउंड इंजीनियर का, वो भी यानी सब चीज़ें संभालता था। तो मैंने बहुत यानी बिजी करके रखा था खुद को, तो लोनलीनेस तो कभी आया नहीं है। क्योंकि लोनलीनेस अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपके दिमाग में बहुत सारी गलत गलत चीज़ें भी आती है। तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया, ही इज लिविंग अ सिंपल, वेरी 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 सिंपल लाइफ, और ये बड़े ही डाउन टू अर्थ इंसान है। अगर आप इस इंटरव्यू को यहाँ तक देख रहे हो तो पता भी चल गया होगा आप लोगों को इस बारे में। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ओवर द इयर्स आप इंडिया में जिस मधु को जानते थे, और आज जो मधु डेप्यूटी टीएल की पोस्ट पे अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं, और इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, तो क्या अलग दिखाई देता है उन दोनों के कैरेक्टर में आपको? बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत। क्योंकि मैं यानी मेरे जो दोस्त लोग जिन्होंने मेरे को नागपुर के हॉस्पिटल में काम करते देखे, वो सोच ही नहीं सकते कि मैं हूँ करके ये। क्योंकि मैं बहुत शांत, यानी कुछ भी किसी से मिलता जुलता नहीं था। बस यानी जो एक दो दोस्त लोग थे वो तो रहते हैं हर जगह, उन्हीं के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन था। और यानी हॉस्पिटल में भी बहुत एक्टिव नहीं था, जहाँ जैसा अभी यहाँ पे एक्टिव हूँ वैसा वहाँ पे एक्टिव नहीं था। और मैं खुद भी यानी अगर जब सोचता हूँ, यानी अपन जब रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं पिछला लाइफ और अभी का लाइफ, तो मैं भी यानी खुद में बहुत सारे चेंजेस देखता हूँ। क्योंकि जहाँ पे मैं पहले काम करता था, अगर वो लोग भी मुझे अगर शायद से देख, मैं कभी भी यानी पर्सनल, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सब अलग है, जो यानी बहुत कम लोगों के पास है, आप लोग के पास है। तो मैं अपने देखूंगी, मैं व्हाट्सएप पे भी कभी कुछ डालता नहीं हूँ, यानी स्टेटस नहीं रखता हूँ, कुछ नहीं। तो अगर किसी ने गलती से देखा होगा कि मुझे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो उनको लग रहा होगा कि यार ये तो यहाँ पे बहुत ही अलग था। मतलब किसी से यानी बहुत ही, मैं इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट हूँ अभी भी। यानी आपको भी पता होगा कि मैं
खुद की तरफ से बहुत कम आपको मैसेज आए होंगे, आपको भी यानी देखने देखने मिला होगा, क्योंकि मैं आई आई ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद एवरीवन, बट मेरा जो स्वभाव है, आई डोंट नो व्हाई आई डू दिस, बट मैंने वो अच्छा स्वभाव नहीं है, बट आई शुड ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद एवरीवन, बट पता नहीं, मैं बहुत ही अलग ही इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो या मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा कि मैंने बहुत सारे चेंजेस देखा अपने अंदर, जो कि मेरे अंदर वहाँ पे नहीं थे, जब मैं इंडिया में था तब नहीं थे। शायद से मैंने इतनी मेहनत तब किया होता तो शायद और भी कुछ अच्छा होता था लाइफ में, लेकिन अभी भी जो भी है, बाय गॉड्स ग्रेस सब सही है। अपार्ट फ्रॉम नर्सिंग मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक वी नर्सेज आर रियली बैड विद द फाइनेंस। आपने भी थोड़ा हम्म। सा बताया था अभी थोड़ी देर पहले बातों में। सो आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी पुट द इन्वेस्टमेंट एंड वेयर डिड यू इन्वेस्ट योर मनी, लाइक म्यूचुअल फंड्स, एफडी एंड लोन्स? फाइनेंसिस के बारे में बहुत ज़्यादा यानी इंस्पायर नहीं कर पाऊंगा किसी को, क्योंकि मैंने यानी बहुत कम सेव किया है अभी तक, यानी बिकॉज मैंने इंडिया में यानी जब मैं 24-25 साल का था तभी घर ले लिया था नागपुर में, क्योंकि यानी वो भी बहुत बहुत पैसा लग गया था उसमें, अभी भी उसका लोन वगैरह चल रहा है। एंड सेव सेव के बारे में अभी मैं स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जब इंडिया में था तब इन्वेस्ट करता था, बिकॉज यहाँ पे घर वगैरह लेना है, उसके लिए सेविंग शुरू है, तो बेटर है कि यानी आपको अगर फाइनेंशियल अगर स्टॉक्स के बारे में नॉलेज है तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड मुझे बेस्ट लगता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग ही हैंडल करते हैं आपका पैसा, जहाँ पे सही लगता है उनको इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनेंस के ऊपर मैं ज़्यादा दे नहीं सकता कुछ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन मेरा वैसे पर्सनली है। जब अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी एम्स ऋषिकेश में, एंड यू हैव shared that thing very proudly, and because of you lot of people got aware कि नर्सेस के साथ ये सब भी हो रहा है। बट द थिंग इज पीपल यूज टू स्टोल योर कंटेंट। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो मैंने देखा, यानी वो जो मैंने एक दो फोटोज बनाया था, वो फोटो को लोगों ने बहुत यानी शेयर किया, वो तो यानी दिख के आता है शेयर किया, लेकिन मेरे आइडियाज लोग बहुत चोरी करते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो वो यानी ठीक है, यानी करते हैं करो, बट थोड़ा बहुत क्रेडिट दिए देंगे तो अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएटर को। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको यानी रिसर्च करने में, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो अगर छोटा सा किसी ने क्रेडिट दे दिया तो वो बहुत खुशी की बात लगती है। आई रियली रिस्पेक्ट कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और भीड़ से अलग होके कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि दैट पर्सन इज रियली पुटिंग सो मच एफर्ट्स ऑन डूइंग दैट हम्म। थिंग, और आप किसी का जो कंटेंट है वो चुरा लो एंड यू आर सेलिंग दैट स्टफ विद योर ओन नेम, तो वो चीज़ें हम्म। ठीक नहीं है। सो आपका कोई मैसेज है उन लोगों के लिए, those people who are मैसेज doing कुछ नहीं, things बट like this? अगर आप लोग यानी कंटेंट यूज करते करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब का भी कंटेंट यूज करो, बट बस छोटा सा क्रेडिट दे देना, बस उतना ही काफी रहेगा। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाई यू डिड स्टार्ट दिस ओईटी क्लासेस, लाइक क्या रीजन क्या था उस चीज के पीछे? उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने खुद आईएलटीएस किया है, और आईएलटीएस करने के बाद मुझे पता चला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं हिंदी पहले तो यानी 6th स्टैंडर्ड तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, फिर उसके बाद मराठी मीडियम में पढ़ाई किया, और साइंस आपको यानी पता है इंग्लिश में होता है। तो आफ्टर डूइंग दैट उसके बाद आईएलटीएस किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है आईएलटीएस, और उसके बाद मैंने देखा जो लोग ओईटी किए हैं उन लोगों का मटेरियल चेक किया, टेस्ट सॉल्व करके देखा, तो मुझे आईएलटीएस के कंपैरिजन में ओईटी ज़्यादा इजी लगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड आई कैन हेल्प, लाइक मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ, लेकिन लोग के पास यानी सही रास्ता नहीं है कि कहाँ से उन्होंने अपना यानी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। अपन आइडिया तो दे रहे हैं, बट दे डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव टू स्टार्ट, सो फ्रॉम देयर आई गॉट वन, लाइक आई थॉट from there that I should start something doing for nurses who really eager to move abroad, क्योंकि आप ओईटी करने के बाद जस्ट यू आर नॉट जस्ट एलिजिबल फॉर यूके, यू आर एलिजिबल फॉर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, एंड अभी कनाडा में भी आप कुछ दिनों में जा सकोगे ओईटी करने के बाद, उसके ऊपर भी उनका यानी उनके ओईटी और कनाडा के नर्सिंग काउंसिल्स के बारे में बात चल रही है, बीच में बात चल रही है उन दोनों की। तो ओईटी करने के बाद आप डेफिनेटली जा पाओगे, और मैंने एक बार देखा था कि मेरा दोस्त ओईटी करना चाहता था मेरे सेम हॉस्पिटल से, उसने केरला के कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में फ़ोन किया, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको अगर मलयालम आती है तो ही हम आपको एडमिशन देंगे, तो विच वाज वेरी बैड थिंग जो उन्होंने उसके साथ किए थे, कि मलयालम नहीं आती तो आप ओईटी नहीं सीख पाओगे।
तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने नर्सेस के लिए करें, जो उनको जिनको हिंदी आती है। तो हमारी जो क्लासेस है वो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होती है। तो जिन लोगों को इंग्लिश परफेक्ट नहीं आती है वो भी हमारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है जो मैंने आपको बताया कि केरला में जो क्लासेस होते हैं वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए। तो और दूसरा रीज़न ये था कि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ओईटी कोचिंग लेना। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि किस तरीके से हमारा फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। तो फ़ी स्ट्रक्चर हमारा सबसे, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप कोचिंग का रेट पूछ लीजिए और बेथेलोरसिस का आप रेट पूछिए, हमको मैसेज करेंगे तो आपको हम यानी हमारा ब्राउचर भेजता है कि हमारे रेट्स क्या है, व्हाट आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे सीखने मिलेंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको देखने मिलेगा कि पूरे इंडिया में बेथल ओवरसीज़ से सस्ता ओईटी कोचिंग कोई भी नहीं कराता है। और हम स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग के लिए वन टू वन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उसमें यानी हमारे टीचर्स पहले तो यानी 15 डेज़ आपका ग्रुप क्लासेस रहेंगे दोनों, और 15 डेज़ के बाद आपका वन टू वन सेशंस रहेंगे राइटिंग एंड स्पीकिंग के, जो कि आपको जिसके लिए यानी जो हम 3 महीने की फ़ीस लेते हैं, वो चीज़ के लिए आपको 1 महीने में ही उतना फ़ीस देना पड़ेगा जो हम वन टू वन लेते हैं उसके लिए। तो व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट। और उसके अलावा भी अ, मैं स्पेशली मेरे जो बच्चे हैं, मैं प्रमोट नहीं करता ये इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें। मेरे जो बच्चे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए पूरी मेरी यानी मैं दूसरे नर्सेस के लिए तो हेल्प करता हूँ, चाहे वो मेरे साथ पढ़े या ना पढ़े, मैं उन लोगों को हेल्प करता ही हूँ रिक्रूटमेंट के लिए। बट मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने यानी कुछ बच्चे थे जिनका 6 महीने से भी कम का एक्सपीरियंस था, उनका भी मैंने इंटरव्यू कराया हूँ अभी वेल्स में। तो दिस पर्सनली आई हेल्प देम, लाइक पर्सनली मेरा बहुत हेल्प रहता है मेरे सारे बच्चों के लिए, और सजेशन रहता है क्योंकि उनको पता है कि आपको पता होगा कि एजेंसीज लोगों के भी पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है सारे प्रोसेस में। बट मैं पर्सनली यानी हेल्प करता हूँ मेरे बच्चों को। और ये क्योंकि मैंने आपने देखे होंगे मैं इंस्टाग्राम पे जो रील बनाया उसमें मेरी जिम्मेदारी करके हैशटैग यूज़ करता हूँ। तो मैं खुद की ज़िम्मेदारी समझता हूँ, यानी अगर आप मेरे साथ पढ़ने आते हैं तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है आपको यूके लाने की। तो इस हिसाब से मैं काम करता हूँ। So I just want to know what's your next goal? नेक्स्ट गोल तो अभी बेथल ओवरसीज़ के ऊपर ही फ़ोकस है कि उसको ग्रो करना है। मतलब अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आना है, अच्छे लोगों अच्छे टीचर्स को और इन्वॉल्व करना है। और करियर के बारे में गोल्स है कि करियर में और थोड़ा प्रोग्रेस होना है और कनेक्शंस बनाना है यहाँ पे। और स्पेशली मेरा यानी जो मेन गोल है रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होना है मेरे को स्पेशली, चाहे वो मुझे यानी बेनिफिशियल फाइनेंशियली रहे या ना रहे, बट आई वांट टू हेल्प स्पेशली नॉर्थ इंडियन नर्सेस टू कम टू द यूके। एंड हो सके तो अलग अलग कंट्रीज में भी हेल्प करेंगे। Okay. And your message to the people who are watching it right now? मैसेज यही रहेगा कि स्टे हम्बल, स्टे फोकस। आप यानी जो भी कर रहे हो पूरे यानी पूरे दिल के साथ करो। और अगर आप इंडिया में हैं, अब्रॉड आना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके चैनल से भी इन लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में सुनने मिलता है, लाइफस्टाइल देखने मिलती है। आप भी बहुत हम्बल है। रिसेंटली मैंने आपकी एक फ़ोटो देखा था, आप अपने सिस्टर का सामान लेके खड़े थे, बट यू वर स्टैंडिंग विथ लाइक ट्रैक। Trackman. हाँ, वो Lower. पहन के यानी आई आई फील वेरी हैप्पी विथ आफ्टर सेइंग दिस, क्योंकि लोग देखा मैंने कि बहुत यानी एक्सपेंसिव चीज़ें दिखाते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस। आपने भी मुझे देखा होंगे मेरे जो वीडियो रहते हैं 1 या 2 कपड़े ही मैं पहनता हूँ, उसके उसी के नीचे ऊपर चप्पल मैंने पहन रखे थे भाई, एनएसपी मोड में जाओगे। मैं वही यानी मैं देख के बहुत खुश हो गया कि भाई यानी न्यूज़ीलैंड में है, अच्छा कमाते हैं, सब करते हैं, फैमिली भी बहुत वेल सेटल्ड है वहाँ बैक होम। और मेरे को खुशी होती है अगर जो लोग यानी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं ना, उनको देख के बहुत खुशी होती है। तो आई आई प्रमोट दैट सिंपलिसिटी इवन हियर इन द यूके। आई लाइक मैं आप जो भी मेरे को यानी रोज देखते हैं उनको लगता है कि भाई बहुत गरीब आदमी। वैसे ही मेरे को इंडिया में भी बोलते थे कि यानी जो मेरे को देखते थे वो उनको लगता ही नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, मेरी वाइफ सरकारी नौकरी पे, यानी क्योंकि रहना ही वैसा था मेरा, बहुत सिंपल रहना है। यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर आपको पता होगा मेरे वीडियो से ही लोगों को लगता है कि इंडिया में बैठ के वीडियो बनाता है ये। अ, क्योंकि दिखता ही यानी दिखावा ही नहीं है। तो यानी वही है कि यानी प्रमोट करो सिंपलिसिटी को जितना ज़्यादा हो सके। अदरवाइज़ लोग गलत चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं, उनके मन में गलत गोल्स सेट हो जाते हैं व्हिच कैन बी जो वेरी डेंजरस फॉर देम। या रियलिस्टिक नहीं होते थोड़े से। रियलिस्टिक गोल्स नहीं होते फिर वो। आप यानी गलत ही गलत देख यानी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हो फिर लाइफ भर। तो वही है कि अगर आप इंडिया में हो
तो मेहनत करो, डेफ़िनेटली आप एक दिन सही मुकाम में पहुँचोगे। इंडिया में भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस इंडिया में भी आपको देखने मिलते हैं। और अब्रॉड में आओगे तो अब्रॉड में यानी अलग लाइफ़ है आपको। अगर बहुत फ्रीडम वाली लाइफ़, डेमोक्रेटिक लाइफ़ चाहिए तो अब्रॉड में आ सकते हैं। ओके, इट वाज अ वेरी 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 गुड सेशन एंड थैंक यू सो मच मधु भाई, आप मेरे चैनल पे थैंक आए और यू। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो थैंक यू सो मच भाई इसके लिए।